नमस्कार। बुक शेल्फ में आपका स्वागत है और आज काफ़ी समय के बाद आपके सामने मैं ये कार्यक्रम लेकर आ रहा हूँ और हमारे साथ हैं इस समय बेहद चर्चित उपन्यासकार। इस समय अगर कहूँ तो आपको शायद इसलिए भी आश्चर्य होगा क्योंकि इनका एक लंबा इतिहास रहा है। अमरेश द्विवेदी हमारे साथ हैं। अमरेश जी दरअसल एक पत्रकार रहे हैं, टेलीविज़न के भी, और साथ ही यूपीएससी के आखिरी दौर तक पहुंच करके बहुत पढ़ाई लिखाई की इन्होंने और तमाम क्षेत्रों के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। तमाम बड़े चैनलों में काम किया और साथ ही लेखन के क्षेत्र में बेहद सक्रिय रहे। इनकी जो पहली किताब थी रंग पुटुसिया, उसको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत भी किया। रंग पुटुसिया भी इस वक्त मेरे हाथ में है और इनकी जो ताज़ा किताब आई है सुन यार मलंगा, अगर आपने इस बार जो विश्व पुस्तक मेला था दिल्ली का उसमें देखा होगा तो इस किताब का विमोचन हुआ। वाणी प्रकाशन ने इस किताब को छापा है और बेहद दिलचस्प तरीके से अमरेश ने ये किताब लिखी है। अमरेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं और इस किताब के बारे में और अमरेश जी के सफ़र के बारे में, अनुवाद की भी अगर हम बात करें तो एक और किताब है इनकी, अनुवाद इन्होंने किया है शशि थरूर की एक किताब है अम्बेडकर एक जीवनी, इसका भी इन्होंने बेहतरीन अनुवाद किया है। अम्बेडकर एक जीवनी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। शशि थरूर की जो ये किताब है उसको भी वाणी प्रकाशन ने छापा है और ये जो किताब है इसमें जो अनुवाद किया है अमरेश जी ने उसमें बेहद सरल भाषा में उन्होंने जो थरूर की जो किताब है उसको लोगों के सामने रखा है। अमरेश जी बहुत स्वागत है आपका डीवी लाइव के बहुत बहुत स्टूडियो में। शुक्रिया मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। शुरुआत तो हम करेंगे आपकी ताज़ा किताब से, सुन यार मलंगा, जो आपने लिखी। बेहद दिलचस्प अंदाज में आपने लिखा है क्योंकि मैं जब इसे पलट रहा था तो उसमें शुरुआत होती है इसकी लंदन से। जाहिर सी बात है इसमें आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें जेएनयू का भी जिक्र आता है, एक छात्र जीवन का, और जो तमाम पहलू हैं समाज के वो खुलते चले जाते हैं धीरे धीरे। उसको आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक प्रेम कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि हमारे जो सामाजिक जो स्थितियां हैं हमारी, जिसमें लोगों को कई हिस्सों में बांट दिया गया है आज से नहीं लंबे समय से, चाहे वो जातिगत आधार पर देखें। तो इस किताब में आपने इसको किस तरह से पेश करने की कोशिश की, ये हमारे दर्शकों को भी ज़रा विस्तार से बताइए। अतुल जी, इस किताब की प्रेरणा रही जेएनयू में, चूंकि मैंने जेएनयू से पढ़ाई की है। जी जी। तो आप देखते हैं जेएनयू अक्सर खबरों में रहता है, अच्छे बुरे, ज़्यादातर बुरी खबरों की वजह से खबरों में रहता है। तो मुझे लगा कि जिस समय मैं जेएनयू में था, जी जी जी। उस समय से अब का जेएनयू जब मैं जाता हूं तो काफ़ी बदला बदला सा लगता है। मैं बहुत गहराई में जाकर अब पढ़ने लिखने का क्या माहौल है उस पर नहीं बात कर सकता क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं, पर जब मैं वहाँ पढ़ता था तो बहुत ही बढ़िया माहौल था। सीखने, पढ़ने, जानने, समझने, समाज को, विषय को, एक बहुत ही बढ़िया माहौल था। तो मुझे लगा कि मेरे हिस्से का जो जेएनयू है जी। उसके बारे में मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मैं जेएनयू को पूरी तरह से तो नहीं जानता समझता, जितना मैंने देखा उतनी ही मेरी समझ है। जी। पैरेलल बहुत सारी जिंदगियां वहां पर एक साथ पढ़ रही थी, उनकी अपनी कहानियां होंगी, लेकिन जो मेरी कहानी है, जो मेरी समझ है, जी उसको मुझे, इसीलिए मैंने पहले भाग में जो उसकी ज्योग्राफी है जी जी। कहानी की है, तो ये प्रेम कथा, मुझे एक प्रेम कहानी कहनी थी, और प्रेम कहानी भी ऐसी जो बहुत ही सार्थक हो, मुकम्मल हो, समाज का स्पंदन, समाज का प्रतिबिंबन उसमें हो। तो उस कहानी को एक ज़मीन देनी थी, तो वो ज़मीन मुझे लगा कि जेएनयू से मुकम्मल ज़मीन नहीं हो सकती। तो यही है उसकी पृष्ठभूमि। पहले भाग में जेएनयू काफ़ी ज़्यादा है, उपन्यास लंदन। हाँ, ये आपका पहला भाग है और निश्चित रूप से इसका दूसरा भाग भी आएगा जी। हाँ, तो पहले भाग में जहाँ तक है, मैं जो देख रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल सवाल भी आपने उठाए हैं इस कहानी के माध्यम से। पॉलिटिकल सवाल इन द सेंस कि जातिगत आधार पर जिस तरह से देश बंटा हुआ है
और दलितों और ब्राह्मणों के जो सवाल सामने आते रहे हैं और जो हमारे आपके तमाम लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं इससे बनते बिगड़ते रहे हैं, ये जो माइन्यूट्स है इसको आपने इस पूरे के पूरे कथाक्रम में उठाने की कोशिश की है। तो इस माइन्यूट्स में जो लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, ख़ासतौर से पाठकों को, कि सुनियार मलंगा आखिर इसका नाम कैसे रखा आपने? ये जब दूसरा भाग आप पढ़ेंगे अतुल जी तो आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ये कहानी जेएनयू का जीवन, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है एक वहाँ पे, जी जी जी, तो जहाँ मैं रहता था, फिर मैं कावेरी हॉस्टल में रहता था। बहुत सारे लोगों से, चूँकि हम लोग काफ़ी सक्रिय थे खेल कूद के मैदान में, पढ़ने लिखने में, और यूपीएससी की परीक्षा भी मैं साथ में देता था। तो जो मेरा अपना रेफरेंस ग्रुप था, उस रेफरेंस ग्रुप का जो जीवन था वो इसमें आपको दिखेगा, लेकिन वो बस उतना ही है। जो प्रेम कथा है वो मेरी कहानी नहीं है, वो कोई प्रेरक प्रसंग होते हैं जीवन के जो आपको प्रेरित करते हैं कि इसके बारे में आपको लिखना चाहिए। वो जब आप दूसरा भाग पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जो बात आपने समाज वाली बात कही, तो हम लोग बचपन से लेकर अभी तक जिस समाज में पले बढ़े हैं, आप पैदा होते हैं, चाहे आपके ब्राह्मण होने में या आपके पिछड़े तबके में पैदा होने में, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन जब आप पैदा हो जाते हैं तो समाज आपको उसी नज़रिए से देखने लगता है। हम सब हाड़ मांस के पुतले हैं, जी, और बहुत थोड़े समय तक इस धरती पे रहते हैं, लेकिन समाज में परसेप्शन बन जाता है और आपके साथ व्यवहार या आचरण वैसे ही होने लगता है। मैं हिंदू क्यों हूँ, शशि थरूर की एक किताब है। जी जी बिल्कुल। वो किताब जब मैंने पढ़ी तो उस किताब ने मुझे काफ़ी परेशान किया। उसके बाद जब मैं अंबेडकर की किताब का ट्रांसलेशन कर रहा था, जी, तो इस किताब ने भी मुझे काफ़ी उद्वेलित किया कि समाज को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। बिल्कुल, आप वामपंथी हो सकते हैं, आप दक्षिणपंथी हो सकते हैं, पर आप इन दोनों पंथ के बगैर भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, आप मानव भी तो हो सकते हैं, निश्चित रूप। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय भी तो हो सकती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जेएनयू में जो छात्र संघ के चुनाव होते थे, उसमें मैं कभी भी, जेएनयू इसलिए बहुत सुंदर था मेरे समय का, क्योंकि लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, वो सब एक ही घाट का पानी पीते थे, गंगा ढाबा पर मिलते थे, चाय पीते थे, एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते थे, और तमाम तरह के विषयों पर बातें करते थे, और फिर अपनी अपनी दुनिया में जो व्यस्त हो जाते थे। जब वोटिंग का समय आता था तो लोग अपनी अपनी पार्टी लीनिंग के आधार पे वोटिंग करते थे, अपने विचारधारात्मक रुझान के आधार पे। मुझे लगता था कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जेएनयू सिर्फ पढ़ने गए थे, उनको इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था कि स्टूडेंट यूनियन में चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है, कौन जीत रहा है। इस वजह से जब वोटिंग होती थी तो वो भी फ्रैक्चर्ड होती थी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं कांग्रेस को भी वोट करता था, एनएसयूआई को भी वोट करता था, एबीवीपी को भी वोट करता था, और दूसरे जो फ्री थिंकर्स थे उनको भी वोट करता था। जो दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी, उसका कैंडिडेट अच्छा लगता था तो उसको भी वोट करता था। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति में जैसे सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, वैसे ही किसी भी पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और किसी भी विचारधारा में सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सही बात है। तो अगर हम व्यक्ति के स्तर पे, मैं आपकी जो अच्छी बातें हैं उससे अगर मेरा मतलब रहे, मतलब मैं उसको ज़्यादा तवज्जो दूं और बुरी बातों को छोड़ दूं, वैसे ही आप मेरी बुरी बातों को छोड़ दें, तब भी हम एक साथ रह सकते हैं अच्छी तरह से। तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जीवन की। तो मैंने जेएनयू को भी उसी रंग में देखा, और वो चीज़ इस किताब में काफ़ी उभर कर आई है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं इसमें, जो कि एक साथ बहुत लोगों का जीवन चल रहा है, जो इसका नायक है नील माधव पांडे नाम है उसका, लड़की है उसका नाम वासवी कुमार है, और उनका जो अपना संसार है उसमें वो लोग कभी सुशील मोदी की सभा में भी जाते हैं, तो मणिशंकर अय्यर की सभा में भी जाते हैं, वो सीताराम येचुरी की सभा में भी जाते हैं। तो दे आर लर्नर्स, उनको हर चीज़ सीखनी है, जाननी है, ताकि छात्र का जीवन इतना मैच्योर नहीं होता है कि आप किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुंच जाएं कि यही विचारधारा मेरी होगी। जो पहुंच जाते हैं उनको बहुत साधुवाद, लेकिन मैं तो आज तक नहीं पहुंच पाया कि कौन सी विचारधारा सही है। तो ये है, तो इसको मैंने उपन्यास में, अगर मैं उपन्यास में कहीं हूं तो इसी रूप में हूं, क्योंकि वो आपको बहुत न्यूट्रल दिखेगा वहां पे। जाहिर सी बात है, एक लेखक के तौर पर जब आप कोई चीज़ लिखते हैं या परसेप्शन आपका जो है
आपके शब्दों के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से या फिर आपकी रचना के माध्यम से सामने आता है लोगों के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आपके विचार भी आते हैं, आपके अनुभव भी आते हैं। जैसे रंग पुटुस्किया आपने जो लिखा, झारखंड से आप कहीं न कहीं आपका पूरा बचपन वहाँ बीता जी। और काफ़ी कुछ आपने वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ का जो समाज है उसके बारे में देखा और इस किताब में आपने उसको धीरे-धीरे अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की। बेशक आपकी भाषा तो बेहतरीन है ही, और इस किताब पर भी अगर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लें अमरेश जी, तो रंग पुटुसिया जैसे आपकी ये पहली किताब है, अचानक से आपका लेखक कैसे जगा? बहुत ही रोचक कहानी है, मैं दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा। बीबीसी में काम करने की वजह से मैं उन दिनों लंदन में मेरी पोस्टिंग थी। एक लंबे समय तक मैं वहाँ पे था। तो वहाँ कुछ महीने ऐसे होते हैं जब दिन बहुत छोटा होता है, 3 साढ़े 3 बजे रात हो जाती है और उस समय से लेकर अगले दिन 8-9 बजे तक रात रहती है, तो सुबह तक। तो उस समय कैसे गुजरे, तो मैं हमारे घर के बगल में एक पैडिंगटन लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो उस लाइब्रेरी में मैं पढ़ने चला जाता था। तो 2 ही तरह से एंगेज करता था, दौड़ता था खूब और स्विमिंग करता था और लाइब्रेरी में पढ़ता था। उस लाइब्रेरी की एक बहुत ख़ास बात है जो हम भारत में उसको अपनाना चाहिए हम लोग, उसमें मैं कई बार कमी महसूस करता हूँ कि हर गुरुवार को एक रिनाउंड राइटर आता था उस लाइब्रेरी में और जो नए लेखक होते थे, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को, पांडुलिपि को वो सुनता था या सुनती थी। तो मैं वहाँ जाता था तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ, मैं भी जाके खड़े होकर सुनने लगा, चूँकि दर्शक भी होते थे सुनने वालों में। तो मुझे लगता था कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। तो साहित्य चूँकि मैंने पढ़ा था, एक सब्जेक्ट के तौर पे पीएचडी की थी, तो कहीं न कहीं तो हाइंडसाइट में दिमाग में था कि साहित्य थोड़ी बहुत समझ में चीज़ें आती हैं, लेकिन लिखने लायक योग्यता नहीं लगती। पर उस घटना ने, हर गुरुवार को होने वाली उस घटना ने मुझे बहुत प्रेरित और उद्वेलित किया कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। और एक और छोटी-सी बात है, एक बार उस कुछ साल पहले 2012-13 के आसपास में विनोद कुमार शुक्ल का इंटरव्यू कर रहा था बीबीसी रेडियो के लिए। तो इनफॉर्मल बातचीत में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया उसको जाने, लेकिन उसको अपनी कहानी ज़रूर लिखनी चाहिए। और नहीं तो कम से कम वो उसके परिवार के लिए तो जो वंशावली बनेगी, उसमें एक मुकम्मल एक 60-70 साल का इतिहास तो वो हो ही जाएगी। तो वो लिखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें दिमाग में थीं और उसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई उस लंदन की लाइब्रेरी ने कि लिखनी चाहिए। तो मैं वहीं पे जब खाली समय होता था तो पन्ने भर-भर के ना और उसको फिर फाड़ के फेंक देता था, क्योंकि वो मुझे खुद अच्छी नहीं लगती थी। और मैं अपनी पत्नी से कहता था कि लिखना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहानी है दिमाग में, लेकिन उसका क्राफ्ट क्या हो, शिल्प कैसे विकसित करूं, कैसे एक जगह लेके आऊं, ये समझ में नहीं आता है। तो मेरी वाइफ जेएनयू में थी साथ में, तो उसने बोला कि आप कुछ मत करो, आप लिखो, एक एक चैप्टर जो भी दिमाग में आ रहा है आप लिखो, उसमें से हो सकता है रास्ता बन जाएगा। और हुआ भी वही। फिर कोविड आया, तो कोविड ने आपको घर तक सीमित कर दिया था, तो बहुत समय तक घर से काम करते थे, तो उसमें थोड़ा वक्त मिला, जो आने जाने का ट्रैवल टाइम बचता था, तो वो फिर मैंने सीरियसली लिखने का काम किया। तो रफ होते एक समय ऐसा आया जब किताब की शक्ल दिखने लगी, तब फिर मैंने उसको फॉर्मलाइज किया। फिर 2023 में ये किताब आई। लेकिन आपने बहुत बेहतरीन काम किया अमरेश जी, क्योंकि आमतौर पे पत्रकार जो प्राणी होता है ना, वो हमेशा ये रोता रहता है वक्त का रोना। उसके लिए साहित्य में दिलचस्पी बहुत होती है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। वो हर बार यही कहता है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ, सोचता तो बहुत हूँ लेकिन लिख नहीं पाता। ये आपने अच्छी बात बताई कि जेएनयू में रहते हुए और आपकी जो श्रीमती जी थी, उन्होंने आपको प्रेरित भी किया। तो निश्चित रूप से आपने कम से कम उस डायरेक्शन में और उस कमिटमेंट के साथ अपने आप को सामने लाने की कोशिश की। अनुवाद की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है साहित्य जगत में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हमारे देश में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं भी जो लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कृतियों का अनुवाद ठीक से नहीं हो पाता। जी।
ये जो आपने अंबेडकर पे जो किताब शशि थरूर जी की लिखी, अनुवाद की, मतलब लिखा तो उन्होंने, लेकिन अनुवाद आपने इसको इस शैली में, इस बेहतरीन शैली में किया कि ये बहुत ही अपने आप में दिलचस्प तौर पर बन गया है। तो अनुवाद करते वक्त आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि अनुवाद में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आम तौर पे देखने में नहीं आती, और आपने उसको कागज़ पे उतारने की कोशिश की? बहुत अच्छा सवाल किया अतुल जी आपने। अनुवाद बीबीसी में जो सबसे ज़्यादा मैंने किया वो अनुवाद ही किया। अ, हिंदी बीबीसी हिंदी में काम जी, जी, करता जी। था और 42-43 भाषाओं में बीबीसी काम करती है। तो जो मूल कॉपी बनती थी वो अंग्रेज़ी में बनती थी, जिसको ज़्यादातर हम ट्रांसलेट करते थे अपने रेडियो प्रोग्राम्स के लिए भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी और टीवी के लिए भी। तो उससे अनुवाद करने की जो एक सलाहियत होती है वो आ गई थी। लेकिन अखबार और मतलब मीडिया के लिए अनुवाद करना और साहित्यिक अनुवाद करना दोनों में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। जी। इसमें मेरी मदद की, मैंने अपने करियर के शुरुआत में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए काफ़ी स्क्रिप्टिंग का काम किया था, ट्रांसलेशन का ही, जी। और मैं उनके लिए वॉइसिंग भी करता था। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि अनुवाद का मतलब यथातथ्य किसी चीज़ का वैकल्पिक शब्द बिठा देना नहीं होता है। आपको भाव ठीक से स्पष्ट होना जी, चाहिए। जी, जी। और डॉक्टर थरूर की जो किताब है बहुत ही क्लिष्ट है, अंग्रेज़ी में भी बहुत क्लिष्ट है। और मेरे पास कई किताबें आईं कि लोगों को, वाणी प्रकाशन वालों को लगा कि इनसे अनुवाद कराया जा सकता है, लेकिन मेरी खुद की हिम्मत नहीं होती थी। पर जब ये किताब आई तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो कि ट्रांसलेशन करने में बहुत मज़ा आएगा, और दूसरा ये था कि सीखने को मिलेगा, अम्बेडकर के बारे में मैं जान पाऊँगा। जी, जी। चूँकि अनुवाद की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और किसी किताब को पढ़ने का अनुवाद से बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि ये 2 ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत क्लियर हैं, करके देखते हैं। पर बड़ा ही परिश्रम का काम था, क्योंकि उस भाव तक पहुँचना जिस भाव पर लेखक लिख रहा है, वो कई बार समझ में नहीं आती। शब्दों से वो बात नहीं बिल्कुल, होती, बिल्कुल। तो आपको फिर मूल में जाना होता है। कई बार इसके अनुवाद के क्रम में, चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और सिविल सर्विसेज़ देता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक से पढ़ा था। तो कई जगह मैं उलझ जाता था, तो फिर मैं अपनी किताबें रेफ़र बैक करता था और उसमें से उसका मतलब समझ के फिर आम लोगों के लिए, चूँकि न्यूज़ में हम लोगों को यही समझाया गया कि आप जो लिखते हैं या जो बोलते हैं, वो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए। तो ये किसी विद्वान के लिए आप मत लिखिए, आप साधारण पाठक के लिए लिखिए। तो वो ग्रामर दिमाग में क्लियर था, तो मुझे लगा कि जो चीज़ मैं नहीं समझ रहा, वो मैं बात दूसरों को कैसे समझा पाऊँगा। तो पहले खुद समझना, फिर उसको बहुत सरल भाषा में समझा कर लिखना। इवन मेरे जो उपन्यास मैंने लिखे हैं, वो भी मैंने यही कोशिश की है कि जितनी सरल भाषा हो सके। जी। क्योंकि जो विद्वता है वो भाव की विद्वता होनी चाहिए, कथ्य की विद्वता होनी चाहिए। भाषा की विद्वता से मैं अपने आप को उस योग्य अभी नहीं समझता हूँ कि मैं भाषा के साथ उतना खेल सकता हूँ। इसलिए ये अनुवाद की मेरी प्रक्रिया रही। अभी मेरी और अनुवाद की किताब आ रही है, उस जी। पर हम लोग बात करेंगे अभी। जी। अब हम आते हैं थोड़ा आपके लेखन से कुछ अलग हटके, क्योंकि अब आपका फील्ड बदल गया है। यानी अब आप नई पीढ़ी के बच्चों को अ, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मीडिया के क्षेत्र में आजकल जो हाहाकार मचा हुआ है, हर आदमी मीडिया में ही आना चाहता है। ऐसे दौर में आप शिक्षण के क्षेत्र में आकर, ख़ास तौर से ऐसे मीडिया के क्षेत्र में पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको? और ख़ास तौर से जो नई पीढ़ी अब उभर कर के आ रही है, उसमें चूँकि आप भी काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे हैं, तो क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क है, लेकिन फ़र्क को मैं बहुत पॉज़िटिव रूप में देखना चाहता हूँ। बहुत आसानी से ये कहकर खारिज कर दिया जाता है आज के बच्चों को कि अरे वो पढ़ते नहीं हैं, वो तो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, वो सीरियस नहीं हैं। लेकिन जब मैं इससे पहले बहुत छोटे-छोटे कालखंड में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में पढ़ाया था, जब मैं बीबीसी में काम करता था। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था, क्योंकि आप जब यंग जनरेशन से इंटरैक्ट करते हैं तो आप बहुत सीखते हैं। तो मुझे लगा कि वो सीखने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि आपको उनके स्तर पे जाके बताना भी है और उनको रास्ता भी दिखाना है। तो ये लक्ष्य था मेरा कि अब मैं
एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ब्रेक लेके अब मैं शिक्षण के क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ? क्या मैं सैलरी कमाने जा रहा हूँ या फिर मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ? तो चूंकि मैंने वहाँ प्रोफेसरशिप एमिटी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की है, तो वहाँ छात्रों का एडमिशन से पहले इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उस बोर्ड में भी मैं जाता हूँ। तो वहाँ छात्रों से तो एक बहुत ही बढ़िया वाक्य हुआ जो मैं शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के लिए, कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप जर्नलिज्म करके क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं तो कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि जो भी बच्चा आता है वो कंटेंट क्रिएशन की ही बात करता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना आसान है, लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में, यूट्यूब के यूनिवर्स में हर कंटेंट को कंज्यूमर मिल जाए, दर्शक मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। तो आप कैसे सस्टेन करोगे? तो उस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा कि नाउ इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ और मेरी दोस्त भी कंटेंट क्रिएट करती है। मैं उसका कंटेंट देखती हूँ, वो मेरा कंटेंट देखती है, एंड दैट्स हाउ वी बोथ सर्वाइव एंड थ्राइव। तो ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब लोग कंटेंट क्रिएटर हैं और सब लोग कंटेंट कंज्यूमर भी हैं, और वो सह अस्तित्व में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, 1978 में नूतन जो फिल्म एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को। वो इंटरव्यू हम हर साल उनके जन्मदिन पे या बरसी पे चलाते रहे। तो उसमें उन्होंने एक बात कही 78 में कि अब समय बड़ा बदल गया है, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं। तो मुझे लगा कि उसके बाद भी दुनिया आगे बढ़ के 50 साल और आगे हम आ गए, तो दुनिया तो हम बहुत कम समय के लिए हैं इस धरती पे, तो दुनिया हमारे बाद भी रहने वाली है। तो ये पहले के जनरेशन और बाद के जनरेशन का जो वैचारिक जो संघर्ष है वो रहने वाला है, वो हमेशा लगेगा हमको। लेकिन अगर हम उनके तरफ, चूंकि हम जब छोटे थे तो डेविएशंस उतने नहीं थे, हम सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हम अलग तरीके से रिएक्ट करते थे जो भी इंफॉर्मेशन आती थी। आज के बच्चों के पास बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो पैदा होते ही हमसे बहुत आगे हैं, बहुत इन्फॉर्म्ड हैं। बिल्कुल। तो उन बच्चों की जो दुनिया है, आपको उस लेवल पे उतर के आप कई बार कमज़ोर महसूस करेंगे उनके समझने की गति को देखते हुए। हो सकता है कि वो आपकी दुनिया में इंटरैक्ट उतना अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी दुनिया में वो बहुत बेहतरीन इंटरैक्ट कर रहे हैं, और आपको समझते हुए। और लोग कहते हैं कि अरे चैट जीपीटी से करके ले आए हो, अरे ग्रोक से करके ले आए हो, एआई की मदद ले ली है। ये भी एक स्मार्टनेस है कि वो समय बचाकर, जल्दी समझकर और कुछ और बेहतर उस समय को कहीं और इस्तेमाल करके, ये उनका अपना स्मार्टनेस है। तो हमको उसके साथ तालमेल बिठाना है। तो मुझे बहुत इंथुजियास्टिक फील करता हूँ मैं, और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छी बात है। कम से कम वक्त है, वो तो बदलता ही रहेगा, जनरेशन्स भी बदलती रहेगी, साहित्य की दुनिया, लेखन की दुनिया अपने रफ्तार से चलती रहती है, बदलती रहती है। आप हमारे साथ आए, इतनी सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा अमरेश जी। आप लगातार लिखते रहिए और अगले प्रोजेक्ट्स में आपकी किताबें और ज़्यादा चर्चित हों, हम ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद।